नमस्कार, 22 संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस की क्लास में पहला टॉपिक लेते हैं पदार्थ। पदार्थ जिसको बोलते हैं द्रव्य, इंग्लिश में कहते हैं मैटर। यहां विद्यार्थियां ध्यान दें, द्रव्य और द्रव एक शब्द होता है। द्रव जिसको हम लिक्विड बोलते हैं, तो यहां बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि द्रव्य अलग है और द्रव अलग है। द्रव यानी लिक्विड, द्रव्य यानी मैटर या पदार्थ। तो पदार्थ या द्रव्य की बात करते हैं। पदार्थ क्या चीज होती है? दुनिया में जितनी भी चीजें होती है, कोई भी अपन वस्तु बनाते हैं पदार्थों से बनाते हैं। तो पदार्थ के जो मूलभूत गुण हैं उनकी चर्चा करते हैं पहले। तो पदार्थ में 3 गुण होते हैं, मूलभूत 3 गुण होते हैं। एक तो पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। तो 3 गुण कौन से पदार्थ के? पदार्थ के 3 गुण। तो पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कणों के बीच रिक्त स्थान, कणों के बीच रिक्त स्थान, रिक्त स्थान पाया जाता है। और पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। तीसरी बात, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल पाया जाता है। 3 बातें हैं पदार्थ के कण। अब यूं देखने में अपने को सभी पदार्थ के कण गतिशील प्रतीत नहीं होते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रकृति का जो कोई भी पदार्थ हो उसका प्रत्येक कण क्या है, हर समय कुछ न कुछ गति करता रहता है। तो पदार्थ के कण जो है गतिशील है और उनके कणों के बीच कुछ न कुछ क्या है, रिक्त स्थान पाया जाता है। तीसरी बात है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल। पदार्थ के कण, प्रत्येक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है। तो ये पदार्थ के 3 मूलभूत गुण जिसको कहा जा सकता है 3 पदार्थ के मूलभूत गुण। तो पदार्थ वास्तव में पदार्थ क्यों है, यानी पदार्थ की परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा क्या चीज हो सकती है कि पदार्थ कोई भी वह चीज है जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो। उसमें क्या होना चाहिए? द्रव्यमान हो। दूसरी बात, उसमें क्या हो, आयतन। पदार्थ होगा उसका कुछ न कुछ क्या होना चाहिए, होगा, द्रव्यमान होगा, उसका आयतन होगा। आयतन का सिंपल अर्थ क्या होगा, जगह घेरना। आयतन का अर्थ है जगह घेरना, ठीक है। तीसरी बात, कोई भी पदार्थ होता है उसको हम महसूस कर सकते हैं। अपने जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पदार्थ को महसूस कर सकते हैं। ये चीज है, द्रव्यमान हो, आयतन हो, यानी वो जगह घेरता है और महसूस कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं पदार्थ के वर्गीकरण की, यानी पदार्थों के प्रकार।
पदार्थों के प्रकार की बात करते हैं। पदार्थों के प्रकार की बात, पेज सेलेक्ट की नहीं, पेज सेलेक्ट नहीं की, पेज वाला तो यही है। पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैटर, पदार्थ के प्रकार। तो पदार्थ को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, एक तो भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक गुणों के आधार पर जो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है, पदार्थ का जो बाह्य रूप है, जैसे उसका द्रव्यमान है, उसका आयतन है, ये सारे गुण क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण। तो भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण, पहला है भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण, भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा जो है रासायनिक संगठन के आधार पर, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसके आधार पर उसका वर्गीकरण। रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। अब ध्यान दीजिए, पहले अपन पढ़ेंगे भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं हैं। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है ठोस अवस्था, जिसको हम सॉलिड कहते हैं। दूसरी है द्रव। पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैसीय अवस्था। और पदार्थ की जो चौथी अवस्था है, लेबोरेटरी स्तर पर है, कई बार छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, पदार्थ की निम्नलिखित में से चौथी अवस्था कौन सी है, पांचवी अवस्था कौन सी है। चौथी अवस्था है, उसका नाम है प्लाज्मा। चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा। और पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं बीईसी, बैक, बीईसी, बैक। तो ध्यान दीजिए, भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुण यानी उसका द्रव्यमान कैसा है, उसका आयतन कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, बाह्य जो स्वरूप है, तो ये सारे गुण कहलाते हैं भौतिक गुण। तो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें पदार्थों के प्रकार हो गए 5। ठोस, सॉलिड स्टेट, लिक्विड यानी द्रव, गैसीय और प्लाज्मा, और पांचवी है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 अवस्थाएं। और रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें पदार्थों को 2 प्रकारों में बांटा है। और वो 2 प्रकार है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। जो शुद्ध नहीं है वो क्या है? मिश्रण। तो एक तो हो गया
शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर, शुद्ध पदार्थ। जो शुद्ध नहीं है उसको क्या कहते हैं? मिश्रण, मिक्सचर। दूसरा जो प्रकार हो गया मिश्रण, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब यहां शुद्ध पदार्थ का तात्पर्य अपन सामान्य भाषा में जैसे बोलते हैं कि भाई ये शुद्ध घी है, शुद्ध वस्तु है कि नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां इसका तात्पर्य है विज्ञान की दृष्टि से वो शुद्ध है कि नहीं। और विज्ञान की दृष्टिकोण से शुद्ध होने का अर्थ यह है कि वो निश्चित, जिसका रासायनिक संगठन हो, जिस पदार्थ का निश्चित रासायनिक संगठन होता है उसको शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में लिया जाता है। निश्चित किसी का संगठन नहीं है तो वो मिश्रण की श्रेणी में आता है। जैसे मिट्टी है ना, तो मिट्टी है, तेल केरोसिन मिल गए तो ये क्या है? ये मिश्रण की श्रेणी में आएगा। लेकिन तत्व है, यौगिक है, ये किस में आएगा? शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में। कोई भी तत्व होगा, कोई भी यौगिक होगा, जैसे कैल्शियम सल्फेट ले लिया तो इसका क्या होगा? निश्चित रासायनिक संगठन होगा, इसलिए ये शुद्ध पदार्थ की। तो यहां ध्यान दे, यहां शुद्ध अशुद्ध वाला जो सामान्य अपना वर्गीकरण है वो नहीं है, यहां विज्ञान की दृष्टिकोण से प्योर एंड मिक्सचर। तो इसको अपन आगे पढ़ेंगे, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, और इसके भी प्रकार है आगे, उसको अपन आगे और पढ़ेंगे। अब वापस भौतिक गुणों के आधार पर है, इनको एक एक करके अपन पढ़ते हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसर। तो नेक्स्ट पेज पे इनको पढ़ते हैं हम। तो ये जो मैं एक चार्ट बना रहा हूं ठोस, द्रव और गैस का, इन तीनों को अपन एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि एक ही प्रकार के गुणों को लेकर उनका कंपैरिजन किया जाएगा, उनकी तुलना की जाएगी। और पदार्थ की जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा और पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसर, उनको अलग पढ़ेंगे। तो मैं हेडिंग डालता हूं इन तीनों की जो है। तो तीन सामान्य अवस्था में हम पदार्थ की तीन अवस्थाएं सामान्यतः पढ़ते हैं। ठोस, दूसरी हो गई द्रव और तीसरी हो गई गैस। ये जो तीन अवस्थाएं हैं पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस, तो इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं कि भाई यहां मैं कुछ गुण लिख देता हूं, जिन गुणों के आधार पर अपन इनकी तुलना करेंगे। तो कौन कौन से गुण लेंगे उनकी बात करते हैं, यानी कौन कौन से आधार होंगे जिनके आधार पर हम इन तीनों अवस्थाओं की जो है कंपैरिजन देखेंगे, इनकी तुलना देखेंगे कि वास्तव में किन आधार पर इनमें फर्क किया जा सकता है, तो वो बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है इसका जो गुण है आकार। जब भी हम पदार्थ के बारे में सोचते हैं तो अपने दिमाग में एक प्रश्न आता है कि उसका आकार, उसका वो दिखने में कैसा है, बाह्य स्वरूप क्या है, उसका आकार कैसा है, क्या उसका आकार निश्चित है, क्या उसका आकार अनिश्चित है। आप सब लोग जानते हो ठोस पदार्थ है, मेरे हाथ में ये पेन है, कोई भी ठोस पदार्थ है, टेबल है, कुर्सी है, उनका आकार हमेशा निश्चित होता है। जब ठोस पदार्थ के बारे में हम लोग जब कल्पना करते हैं तो सीधा सा उसका आकार अपने माइंड के अंदर आता है। तो हम लिखेंगे ठोस पदार्थों का आकार क्या रहता है, हमेशा निश्चित। ठोस पदार्थों का आकार हमेशा क्या रहेगा, निश्चित, कोई न कोई आकार होगा। तो द्रव पदार्थों का आकार की बात करें कि द्रव पदार्थ का कोई आकार होता है। जैसे आपको पूछे कि पानी का आकार कैसा होता है, तो आप क्या बता सकते हैं कि पानी का आकार कैसा होता है? आपका उत्तर क्या होगा कि द्रव पदार्थों का जो आकार है निश्चित नहीं होगा, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं कि पानी का आकार कैसा होगा। तो द्रव पदार्थों का आकार हमेशा क्या होगा, अनिश्चित, उसका कोई शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता है। यानी द्रव पदार्थों को जैसे बर्तन में हम डालते हैं वैसा ही हो जाता है। अब अपने पास 1 लीटर पानी है, उसको नली में डालेंगे तो नली जैसा उसका शेप हो जाएगा, है ना। दूसरे बर्तन किसी बीकर में डालेंगे तो बीकर जैसा शेप हो जाएगा।
तो द्रव पदार्थों का कोई आकार जो है वो निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं? अनिश्चित। और इसी प्रकार गैसीय पदार्थों का आकार भी क्या होगा? अनिश्चित। गैसीय पदार्थों का आकार भी क्या होगा? अनिश्चित। गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं, दूसरा गुण लेते हैं। आकार के बाद दूसरा जो गुण है आयतन। दूसरा गुण है आयतन। और आयतन का सीधा सा तात्पर्य, आयतन क्या है? कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है वो उसका क्या है? आयतन। जो वस्तु जितना स्थान घेरती है, इसने, इस सेल ने जितना स्थान घेरा है, जितना इलाका घेरा है, ये इसका क्या है? आयतन। तो जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या है? आयतन। आयतन, वॉल्यूम जिसको बोलते हैं। तो ठोस पदार्थों का आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। इनका क्या होगा? आयतन निश्चित होगा। द्रव पदार्थों का आकार तो अनिश्चित है, लेकिन आयतन अनिश्चित नहीं है। अपने पास 5 लीटर अगर तेल का डिब्बा है, उसको किसी दूसरे डिब्बे में डाल दे, दूसरे बर्तन में डाल दे, क्या उसका आयतन चेंज हो जाएगा? आयतन चेंज नहीं होगा। तो आयतन उसका क्या है? द्रव पदार्थों का भी आयतन क्या है? निश्चित है। यानी वो उतनी ही जगह घेरेगा। ठीक है। अब गैसीय पदार्थों की बात करें तो गैसीय पदार्थों में क्या होगा? आयतन निश्चित नहीं होता है। गैसों का जो आयतन है चेंज किया जा सकता है, दाब के द्वारा, ताप के द्वारा गैसों के आयतन में बदलाव किया जा सकता है। हम करते हैं, आयतन में बदलाव करते हैं। जैसे अपने एलपीजी गैस की जो टंकी है, वास्तव में उसको यूं फैलाया जाए तो वो कमरे जितना स्थान घेर सकती है, तो क्या अपन कमरे की जितनी टंकी रखेंगे? नहीं रखेंगे। उसको कंप्रेस किया गया, लिक्विफाइड किया गया, उसके आयतन को कम किया गया है। तो गैसीय पदार्थ है, इनका आयतन निश्चित नहीं होता है। इनका जो आयतन है अनिश्चित होगा। इनका आयतन अनिश्चित होगा। तो ठीक बात आकार की होगी, आयतन की होगी। तीसरी बात करते हैं, कणों के बीच आकर्षण। कणों के बीच में आकर्षण। तो कणों के बीच में कणों के बीच आकर्षण। कणों के बीच आकर्षण। तो कणों के बीच का जो आकर्षण है उसकी अगर बात करें तो ठोस पदार्थों के बीच, सीधी सी बात है, हम सब लोग समझते हैं कि ठोस ठोस क्यों है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि ठोस पदार्थों के कणों के बीच में क्या है? प्रबल आकर्षण है। यानी ठोस के कण बहुत पास पास सटे हुए, इसलिए वो ठोस है। तो ठोस पदार्थों में कणों के बीच आकर्षण क्या होगा? अत्यधिक। आकर्षण बल क्या होगा? अत्यधिक, यानी बहुत अधिक। यानी इसके कण जो होंगे वह बहुत ही पास पास में होंगे, सटे हुए कण होंगे। उनके कणों के बीच में आकर्षण बहुत अधिक होगा, इसलिए उनके बीच रिक्त स्थान भी क्या होगा? कम होगा। जो ठोस के कण हैं वह सटे हुए होंगे, उनके बीच में आकर्षण बल जो है वो बहुत ही कम होगा, नहीं अधिक होगा, सॉरी, अत्यधिक आकर्षण बल होगा। और द्रव की बात करें तो द्रव में क्या होगा? ठोस कणों की बजाय जो आकर्षण बल होगा वो थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा। तो यहां हम क्या लिखेंगे? ठोस की तुलना में कम आकर्षण। ठोस की तुलना में कम आकर्षण बल। ठोस की तुलना में जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा? कम होगा। और गैस की बात करें तो इनके कणों के बीच में आकर्षण बहुत कम आकर्षण, बहुत कम आकर्षण। यानी
गैसीय पदार्थों के कण बहुत दूर दूर होते हैं, विरल होते हैं, क्योंकि इनके कणों के बीच में ये स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर विचरण करते रहते हैं। इनके बीच में आकर्षण बल जो है बहुत कम है। तो ये आकर्षण बल की बात होगी। अब सब इन पे निर्भर है, आकर्षण बल पे निर्भर है। अब ठोस पदार्थों के बीच में आपने देखा कि अत्यधिक आकर्षण बल है। आकर्षण बल क्या है? अत्यधिक है। यहां द्रव में थोड़ा सा कम है और गैस में बहुत कम है। तो ठोस क्या होंगे? अगला पॉइंट क्या बनेगा कि ठोस पदार्थ क्या होंगे? कठोर होंगे, दृढ़ होंगे। कठोर होंगे और दृढ़ होंगे। इनके बीच की जो यानी इनकी जो दृढ़ता की बात करेंगे, दृढ़ता, तो इनकी दृढ़ता क्या होगी? अधिक। ये मृदु होते हैं द्रव, यानी ठोस से कम, और इनकी क्या होगी? बहुत कम, बहुत कम। दृढ़ता बहुत कम होगी। ठोस पदार्थ के अपन कोई अगर चोट लगती है तो अपने वापस अपन कोई मारते हैं, मुक्का मारेंगे ठोस पदार्थ के, तो अपने भी चोट लगी, क्योंकि वो रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं। और द्रव जो है मृदु होते हैं। द्रव के अंदर अपन चल सकते हैं, तैर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गैस होता है वो बिल्कुल ही मृदु होंगी, उनकी जो दृढ़ता है बहुत ही कम होगी। अब आगे की बात करते हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट और रह गए, नेक्स्ट पेज भी लेते हैं। और जो पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे थे, अगला पॉइंट अपन लेते हैं। ये 4 पॉइंट हो गए थे। नेक्स्ट 5वां पॉइंट लेते हैं, संपीड़िता। संपीड़िता, वापस इसमें एक बार हेडिंग और लिख देता हूं, किन किन की बात कर रहे हैं अपन। एक तो अपन बात कर रहे हैं ठोस पदार्थों की, दूसरी बात कर रहे हैं द्रव पदार्थों की, और तीसरी बात कर रहे हैं गैसीय पदार्थों की। तो ठोस पदार्थ जो होते हैं उनकी संपीड़िता बहुत कम, यानी नहीं के बराबर, और नहीं के बराबर उसको हम क्या लिखते हैं? नगण्य। तो इनकी क्या होगी? संपीड़िता क्या होगी? नगण्य। क्या होती है संपीड़िता? संपीड़िता यानी उनको कंप्रेस कितना किया जा सकता है, उनको कितना दबाया जा सकता है। कि अपने पास ये जो पेन है, इसको वास्तव में ये सॉलिड है, इसको कंप्रेस करके कम किया जा सकता है क्या? इसका आयतन को कम कर सकते हैं क्या संपीड़ित करके? तो ठोस पदार्थों में संभावना बहुत कम रहती है, इसलिए नगण्य। ठोस पदार्थों की जो संपीड़िता है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है, नगण्य है। लेकिन द्रव पदार्थों की जो संपीड़िता है वो क्या होगी? ठोस से अधिक। संपीड़िता क्या होगी? बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ठोस से अधिक, या मध्यम स्तर की संपीड़िता कह सकते हैं। ठोस से अधिक संपीड़िता। और गैसीय पदार्थ की अगर बात करें तो गैसीय पदार्थ में क्या होगा? अत्यधिक संपीड़िता। गैसीय पदार्थों की जो है संपीड़िता क्या होगी? अत्यधिक होगी। संपीड़िता इनकी क्या होगी? अत्यधिक। आपने सीएनजी का नाम सुना है, आपने एलपीजी का नाम सुना है। सीएनजी उसका नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वो वास्तव में क्या थी? वो बेचारी नेचुरल गैस थी, और उसको क्या है? जबरदस्ती क्या किया गया है? कंप्रेस्ड किया गया है, यानी उसको संपीड़ित किया गया है। कारण कि गैसों में संपीड़ित का गुण पाया जाता है। गैसों के कण पहले से दूर दूर होते हैं, विरल होते हैं, उनको दाब के द्वारा या ताप कम करके
संपीड़ित किया जा सकता है। इसलिए जो है सीएनजी का आपने नाम सुना होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब इसमें एक चर्चा कर लेते हैं कि सीएनजी का मुख्य घटक कौन सी गैस होती है। यह प्रश्न आता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये जो सीएनजी होती है इसमें मुख्य गैस कौन सी होती है, तो इसमें मुख्य गैस होती है मीथेन। मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन, CH4। इसका सूत्र क्या है? CH4। तो मीथेन की बात आई। मीथेन के बारे में आपने और भी सुना होगा, मीथेन के कुछ और नाम हैं। मीथेन को कहते हैं हरित ईंधन। क्यों? ये पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम करती है। जो गैस किट वाली गाड़ियां वगैरह होती है उसमें इस गैस का उपयोग किया जाता है, जो गैस से चलने वाले वाहन वगैरह है, इसलिए इसको हरित ईंधन कहते हैं। यानी ये पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम करती। इसके अलावा इसको मार्स गैस भी कहा जाता है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया, मार्स गैस। इसके अलावा इसके संबंध में, मीथेन के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है कि दलदली क्षेत्रों और चावल या जिसको धान कहते हैं, धान या चावल के खेतों या दलदली क्षेत्रों से निकलने वाली गैस कौन सी है, तो भी उसका उत्तर क्या होगा? मीथेन। तो ये ध्यान रखें। तो अपन चर्चा कर रहे थे गैसों में जो है अत्यधिक संपीड़िता होती है। गैसों की जो संपीड़िता है वो वास्तव में क्या होती है? अत्यधिक होती है। गैसों की संपीड़िता क्या होगी? अत्यधिक। तो अत्यधिक संपीड़िता पाई जाती है गैसों में, इसलिए इसको कंप्रेस किया गया। इसी प्रकार एलपीजी है, वो भी वास्तव में क्या है? द्रवीकृत। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। थी तो बेचारी गैस, लेकिन वो उसको क्या है? लिक्विफाइड कर दिया। उसको क्या कर दिया? द्रव में बदल दिया। गैस थी, उसको दबाया गया, तो उससे वो क्या है? उसके अणु जो दूर दूर थे वो अणु क्या आ गए? पास में आ गए, इसलिए द्रव में। अपन गैस की टंकी लाते हैं तो उस समय आप ध्यान रखना, गैस को, उस टंकी को हिला के देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे इसमें कोई द्रव पदार्थ भरा हुआ है, ऐसे अपने को महसूस होता है। तो वो भी पेट्रोलियम प्रकार की गैस होती है और पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होती है और उसको फिर लिक्विफाइड करके उसको सिलेंडर में डाला जाता है ताकि वो आयतन कम घेरे। तो ये बात होगी, संपीड़िता की बात होगी। तो ये ठोस, द्रव और गैस, इनके जो मूलभूत गुण थे, उदाहरण सबको पता है कि भाई ठोस पदार्थों के उदाहरण सबको पता है, द्रव पदार्थों के उदाहरण सबको पता है और गैसीय पदार्थों के उदाहरण सबको पता है। ये बच्चों वाली बात हुई कि भाई ठोस पदार्थ के उदाहरण क्या है, तो हर कोई दे सकता है। तो ये ठोस, गैस और द्रव, तीन चीजों के मूलभूत जो है गुण आ गए। जैसे शुष्क बर्फ जिसको कहा जाता है, अब ऐसा कोई पूछा जाए कि शुष्क बर्फ वो वास्तव में किस स्थिति में होती है? शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस अवस्था में होती है? वो ठोस अवस्था में होती है। अगर ऐसा कोई भी पूछे कि वो किस अवस्था में रहेगी? ठोस अवस्था में। तो ये मूलभूत गुणों की हमने चर्चा की। आकार पे निश्चित, ठोस पदार्थों का निश्चित, द्रव पदार्थों का अनिश्चित और गैसीय पदार्थों का अनिश्चित। दूसरी बात, आयतन, ठोस का निश्चित और द्रव का भी निश्चित, लेकिन गैसीय पदार्थों का अनिश्चित। फिर चर्चा की कणों के बीच आकर्षण। ठोस पदार्थ है, सीधी सी बात है, आकर्षण बल अधिक है, कण पास पास में है। द्रव में थोड़ा सा आकर्षण बल कम है, थोड़े से दूर है, और गैसीय पदार्थों में आकर्षण बल बहुत कम है, इसलिए ज्यादा दूर दूर है। फिर दृढ़ता की बात की तो इनकी दृढ़ता अधिक ठोस पदार्थों की, इसकी इससे कम और इसकी बहुत कम। तो ये तीन पदार्थों की मोटे तौर पे अपन ने चर्चा कर ली। अब अगर विस्तार से बात करें ठोस पदार्थों की, तो ठोस पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो एक चीज थोड़ा सा ये सुन ले कि ठोस पदार्थों के भी प्रकार अगर पूछा जाए, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था तक चलते हैं। तो ठोस पदार्थों के अगर प्रकार की बात करें तो इसके भी क्या है? दो प्रकार है। एक क्रिस्टलीय ठोस और
क्रिस्टलीय ठोस का अर्थ यह है कि उनकी ठोस कणों की एक निश्चित ज्यामिति होगी, उस ज्यामिति का ही पुनरावृत्ति होगी, इसलिए इनको क्या है, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। निश्चित ज्यामिति का अर्थ यह है कि जैसे मैंने एक ये घन बनाया, अब इस प्रकार से अगर इसकी कोई ज्यामिति हो, यहां पे कोई कण बैठे हुए हो, इस प्रकार से कणों की कोई व्यवस्था हो और उनकी बार बार व्यवस्था पुनरावृत्ति हो। क्रिस्टलीय ठोसों में आप देखोगे एक विशेष प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, उनके दाने होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, कणों के बीच एक निश्चित व्यवस्था, ज्यामिति व्यवस्था या व्यवस्था कहा जा सकता है। और इसके जो उदाहरण है, क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण होंगे जैसे आयनिक यौगिक जितने भी है, जैसे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक कहा जाता है, NaCl, ये क्रिस्टलीय ठोस है। इसके अलावा हीरा, डायमंड जिसको कहा जाता है, कार्बन का जो अपरूप है हीरा, ये भी एक प्रकार का क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। इनकी कणों की एक निश्चित ज्यामिति होती है, इसीलिए ये प्रकाश का क्या करता है। यहां ध्यान दें, हीरे में चमक का कारण क्या है, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है, इसलिए हर समय क्या है, चमकता रहता है। इसके कणों की एक ऐसी निश्चित व्यवस्था होती है कि प्रकाश की किरण अगर अंदर जाती है तो बार बार उसका अंदर ही अंदर परावर्तन होता है, और अंदर ही अंदर अगर प्रकाश घूमेगा तो सीधी सी बात है, क्या होगी, उसके अंदर चमक होगी। तो ये क्रिस्टलीय ठोस की बात होगी। क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। दूसरे प्रकार के जो ठोस होते हैं वो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइज एंड एक्रिस्टलाइज, अक्रिस्टलीय ठोस। अब ये भी है ठोस, लेकिन इनके कणों की ऐसी, जैसे ये मैंने चित्र में बताया, ऐसी कोई विशेष ज्यामिति व्यवस्था नहीं होती है अक्रिस्टलीय ठोसों में। जैसे रबर है, प्लास्टिक है, ये इस श्रेणी में आते हैं, ये अक्रिस्टलीय ठोस की श्रेणी में आएंगे। और क्रिस्टलीय ठोस की श्रेणी में आयनिक यौगिक जितने भी है, NaCl है, MgCl2 है, धातु जैसे है, धातु जितने भी है वो इस श्रेणी में आ जाएंगे। और अक्रिस्टलीय ठोस में रबर और प्लास्टिक, ये इसके उदाहरण है। तो ये ठोस के दो प्रकार बताने थे, उस पर चर्चा होगी, ठोस पे होगी, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं पे मोटे तौर पे अपने डिस्कस हो गया कि इनके जो है प्रकार कौन से। अब आगे बढ़ते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था। ध्यान दीजिए, पदार्थ की भौतिक संगठन के आधार पर 5 अवस्थाओं की बात अपने शुरुआत में की थी। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर। अब वापस बढ़ते हैं चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था।